अम्बेडकर जो है एक स्टेशन पर उतरे और एक भिखारी एक दोने में अपना रोटी सूखी खा रहा था। लेकिन वो अम्बेडकर ने देखा कि दोने में कुछ नहीं था, वो क्यों डुबा रहा था। तो जब उससे सवाल करने आ गए भाई, तब तो रोटी खा गया था, तो लौट के आए, कहाँ पूछा जाए, देखा जाए क्यों दोने में पत्ते में डुबा रहा था रोटी। बड़े मार्मिक भाव में कहा कि साहब रोटी सूखी थी और सूखी थी, गले में बहुत दर्द हो रहा था, और इतना दर्द हो रहा था रोटी नीचे नहीं जा रहे थे। तो मन में सोच रहा था कि दोने में मिर्च और मसाला है, नमक है, मिर्च है, तो सोचने से मेरे शरीर में लार बन जा रहा था, इसलिए दर्द मेरा थोड़ा-सा कम हो जा रहा था। अम्बेडकर ने कहा यार सोचना ही था, तो घी क्यों नहीं सोचा? ये भारत में ही कहाँ है किस तरीके से नारी थी। एक तरफ पूजनीय होती थी, एक तरीके से उनको अपमानित के दृष्टिकोण से धार्मिक आधार पर कहते थे नीचे रहो, धार्मिक आधार पर कहते थे नहीं आप पापी महापापी हो। उसको समान करने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया बीड़ा पूरी उठाया, दुनिया में। राइट। जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में आध्यात्मिकता क्या रोल अहम अपना निभाती है? व्यक्ति की शक्ति ही देश की शक्ति है। अब व्यक्ति के मत से देश चलता है। मतलब अब हम जनमत की ज़रूरत होती है, जनता का मत जहाँ पड़ गया वो सरकार है। तो मत कैसा होगा, मतलब उसके विचार कैसे होंगे? तो जब विचार तभी होंगे जब माहौल सही रहेगा। वो माहौल तब जगह रहेगा, ऐसे सेंटर पर रहेगा। तो अपने आप को शांत नहीं रख पाते, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कहीं उनकी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। एक सोच है आपके ब्रह्मा कुमारी की, वही लोगों के आत्मा सही होनी चाहिए, एक रास्ते पर प्रेम सद्भाव ये होना चाहिए, और लोगों की मानवता ऊपर होना चाहिए, दुनिया में शांति आनी चाहिए, हर एक दूसरे लोग तालमेल मिला के रहें। ये दुनिया में की पहली प्राथमिकता, जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, ओम शांति, स्वागत है आपका माइंडफुल मोमेंट्स में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो समाज और देश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक सम्मानित अतिथि, श्री संजय निषाद जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री हैं। संजय जी ने अपने समर्पण और सेवा भावना से मछुआरा समाज और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा और वे माइंडफुल मोमेंट्स जिन्होंने उन्हें एक जन सेवक के रूप में आगे बढ़ाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई है आपकी इस चैनल जी को और इसे स्पिरिचुअल सेंटर पर। जी, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। इस राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इस राजनीति सफ़र में आने से पहले आपका कोई प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए, मैं तो आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने किसी भी हमारे जीवन के बारे में जानना था, क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास होती है वो राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। और कहा जाता है कि आज के दिन में कि द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति से ही आज के दिन में दुनिया अब चल रही है। अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। तो राजनीतिक एक अभिभावक है जनता के पैसे और जनता के भविष्य के, देश के विकास और देश के निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुख शांति और समृद्धि देने के निर्माण पर। और आज के दिन में ईश्वर के द्वारा दी हुई जितनी प्रदत्त सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, ईश्वर के दिए हुए जितने भी वेस्ट हैं उसे बेस्ट बनाया जा सके। चर्चिल ने जो नोबेल प्राइज रहे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे धार्मिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या, चाहे आर्थिक समस्या हो, शैक्षिक समस्या हो, समाज कोई भी हो, किसी की हो। तो ये जो असमानता की समस्या हो, किसी के अधिकारों की समस्या हो, तो विचारों की समस्या, ये सारे समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि महिलाओं आधी आबादी देश की महिलाएं हैं पूरी दुनिया में, और महिलाओं को किस तरीके से पिछले बहुत इतिहास देखा जाए तो आक्रमणकारियों के हाथों में बहुत देश रहा है। एक दूसरे का आक्रमण के नाते पुरुष मारे जाते थे, महिलाएं किस तरीके से विधवा होती थी, उनका कैसा शोषण होता था, और किस तरीके से उनके इतिहास में उन्हें पूजा भी गया, उन्हें शक्ति भी कहा गया, उन्हें मातृशक्ति भी कहा, लेकिन उनको उनका किस तरीके से दुरुपयोग भी हुआ, किस तरीके से उनको उपेक्षित रखा गया। ये भारत में ही कहाँ है किस तरीके से नारी थी, एक तरफ पूजनीय होती थी, एक तरीके से उनको अपमानित के दृष्टिकोण से धार्मिक आधार पर कहते थे नीचे रहो,
धार्मिक आधार पर कहते थे नहीं आप पापी महापापी हो। तो कुछ ऐसे लोगों ने अपने व्यवस्था के अनुसार काम किया। लेकिन आप देखा होगा कि पॉलिटिकल पावर मोदी जी के हाथ में आया और देखा होगा कि एक मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। हुँ। आपने देखा होगा कि नया जो संसद जिस संसद में भवन में जिस संसद में एक देश के संविधान सभा का बैठक हुई थी, उसमें लेकर ये आया कि देश में कानून बनेगा, उससे लोगों की समस्या का समाधान, बराबरी का, सामाजिक न्याय तो सामाजिक और समानता का शिकार महिलाएं नहीं थी। देश के शोषित वंचित जो अंग्रेजों मुगलों और लोगों से लड़े, उजड़े, कानून से उजाड़े गए, भूमिहीन हो गए, रोड पर हो गए, ये सारे लोग गरीब हो गए। तो ये अमीरी गरीबी की जो खाई है, ड्यू टू द काज ऑफ द फाइटर, ये पॉलिटिकल फाइटर रहे। ये देश के राष्ट्रवादी मतलब 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग अंग्रेजों मुगलों से लड़े। ये कानून के शिकार लोग हैं, उजाड़े गए लोग हैं 12 अक्टूबर 1871 को। और ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए संविधान की स्थापना हुई। तो मैंने तो एक किताब लिखी कि महिलाओं की दशा दुर्दशा के कारण और निवारण, मुसलमानों के दशा दुर्दशा के कारण और निवारण, ये शोषित वंचित पिछड़े अल्पसंख्यक दलित जो भी है आदिवासी हैं, इनके जो कारण और निवारण उनके हैं, ये सब क्या है। तो आज देखो मोदी जी ने 33 लोकतंत्र में 33% नारी वंदना अधिनियम बना दिया। जिस तरीके से अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 था कि इन जातियों के साथ अत्याचार हो तो उसको उससे निवारण किया जाएगा, उन्हें सुरक्षित किया। तो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा तो नारी बंधन से किया। तो आज के दिन में मैं, क्योंकि पेशे से डॉक्टर था और मैं एक गांव एक जंगल के किनारे रहने वाले, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे, मेरी माता जी विजय कुमार थे, मेरी माता जी सुधा देवी थी और बाबा हमारे जंगल के सिपाही थे गोबर प्रसाद। एक ताल नदी एक जंगल के किनारे, हम लोग 5 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन फिर है पढ़ने में मेरे पिताजी 4 सब्जेक्ट में डिक्टेंशन मारते हैं। फिर हम लोग पढ़ने में बहुत मतलब देश की लड़ाई लड़ी थी, भूखी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, चाइना, हमने अपने आंखों से कई युद्ध देखे। तो उसको मेडल वहाँ प्राप्त है। एक बाकी एक राष्ट्रवाद में ये देश को सुरक्षित रखने के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया, अंग्रेजों मुगलों को भगाने में कितने लोग। लेकिन किसके हाथ में देश सौंपा गया? भाई जब अंग्रेज मुगल आए तो इस देश की अर्थव्यवस्था 30 गुना अमीर थी, वो 30 गुना गरीब थे। वो 1 रुपए का बिस्कुट खाने के लिए मुगल यहाँ 30 रियाल देना पड़ता था। जब वो 750 बरस में इतने लूट पाए, जब अंग्रेज आए तो 20 गुना अमीर थे वो। 1 रुपए बिस्कुट खाने के लिए $20 देते थे। जब भगाए गए 750 बरस मुगल, 350 बरस अंग्रेज, फिर ये देश के लोग एक हुए राष्ट्रवादी। पहले सड़क हाईवे तो था नहीं, नदियों से आए थे, नदियों से आते जाते थे। तो नदियों किनारे तो गंगा पुत्र निषाद रहते हैं, सीधे लड़ाई निषादों ने लड़ी। इनकी आबादी है, कोल भील यही तो है। आज के दिन में पढ़ रहा था माझी, मैंने मुर्मू, माझी मतलब मुर्मू, मुर्मू जो है माझी अभी संथाल की जो है सिद्धो माझी ने शुरू की जो है। आज के दिन में तिलका माझी ने, अंग्रेजों के तमाम माझियों ने आंदोलन किया, आदिवासी रहे। तो ये सारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को भगाई हुई। जंगल जमीन हमारी है, कहीं विदेशी लोग लुटेरे लूट रहा है। तो अगर देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज भागने लगे 1947 में, तो 1 रुपए का बिस्कुट 20 मतलब एक एक पाउंड में पाने लगे। मतलब 10 गुना मुगल लूट पाए थे 750 में, 350 बरस में 20 गुना लूट पाए थे। लेकिन पिछली सरकार में 2 साल पहले इंग्लैंड गया था देखने के लिए कि जिस क्रिमिनल कास्ट को घोषित किया था, ऐसे में उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया ऐसी जातियों जो अंग्रेजों के लड़ रहे थे कि जन्मजात अपराधी इनको जेल में डालो। जब ये छुप गए तो पता चला इनकी महिलाएं कहाँ गई, उनके पेट में जो बच्चा और तो निषाद होगा, वो मछुआरा हो, उसको बंद करो। तो महिलाओं को जेल में बंद करके उनको जो है उनके बच्चों को तड़फा के मारा जाता था। ये किसकी क्या झेला देश ने, देश को आज़ाद कराया। लेकिन जब मैं अभी 2 साल पहले गया था तो 1 रुपए का सामान लेने के लिए इंग्लैंड और ब्रिटेन में हमें जो है, चाहे लंदन में था चाहे हमने स्कॉटलैंड में था, तो 1 रुपए का बिस्कुट लेने के लिए 100 हमें वहाँ के डॉलर, मतलब एक रुपए को हमें $1 का सामान लेने के लिए हमें 100 रुपये देना पड़ता था। मतलब वो 350 बरस में दस 10 गुना लूटे, 750 बरस में 10 गुना लूटे, 350 बरस में वो 20 गुना लूटे। और ये 70-75 साल में हम 100 गुना लुटा गए हैं। राइट। तो ये चीज़ें अर्थव्यवस्था, मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि आज अर्थव्यवस्था ब्रिटेन हमसे नीचे है, भारत उससे ऊपर है। ऊपर। तो एक राजनीतिक अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य के लिए। तो चूंकि मैं डॉक्टर था पेशे से, रोगी बहुत आते थे। पता चला कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है, किराया नहीं है। पता चला 70% लोगों के पास तो अपने इलाज के पैसा देने के लिए पैसा नहीं। 20% तो कहते हैं साहब कोई हमें सस्ती दवाई दे दो। उसमें 20% ऐसे होते थे कि भाई अब हमको बढ़िया इलाज कोई अस्पताल बता दो बढ़िया। तो ये क्या असमानता, ये पता चला कि राजनीति के जो शिकार थे वो
वो गरीब हो गए, राजनीति के जो हिस्सेदार हम अमीर हो गए। ये राजनीति देश में 2 काम करता है, गजट और बजट। कानून बनाता है, बजट मतलब पैसा लेना और देना, किसके लिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। ये जो बजट और गजट के शिकार हुए निर्बल हैं, अंग्रेज़ों, मुगलों को, पिछली सरकारों के, ये हुआ कि तो शिकार होते जाएँगे। तो पता लगा मेरी कम्युनिटी ये देश में बहुत अधिक है। मेरे जो मेडिकल साइंस के डायरेक्टर थे, जो साइंस पर विश्वास करते हैं हम लोग विज्ञान वाले छात्र हैं, तो एक हम नई चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी से मैंने पढ़ाई की। मैंने अच्छे खासे प्रैक्टिशनर के रूप में रहा। पौधों पर, एंजाइम पर आधारित पैथी है। पौधों के अंदर जो अमृत भगवान ने रखा है, कि पौधे के अंदर भी जीवन वृद्धि सुरक्षा होती है। वो भी एक तरीके से एक जीव है, जिस तरीके से एक छोटा-सा बरगद का बीज दुनिया में सबसे छोटा होता है, और अगर उसके अंदर देखो तो कितनी बड़ा विशाल वट वृक्ष होता है। राइट। इसका मतलब उसके अंदर जो जीन्स होता है, डीएनए, वो उसकी प्रभावशीलता रखता है कि उसके अंदर जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए वो अपने अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ करता रहता है, रसायन बनाता है। उसी तरीके से हमारे मानव में भी हम उस पर आधारित हैं, हमारे अंदर भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ होती रहती हैं, तो वो भी अपने से स्वस्थ रहता है। ज़मीन से पानी लेके, तो हम भी अपने से स्वस्थ हो सकते हैं। तो एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो पौधों पर आधारित रहती थी कर रहे थे। लेकिन जब आया कि पॉलिटिकल, हमारे कांशीराम साहब के उस मिशन में आए हम, तो पता चला कि ये तो बड़ी असमानता है। सामाजिक न्याय की बात संविधान में लिखी है कि संवैधानिक अधिकार से इनको सुरक्षा दी जाती है। अधिनियम से अब देश चलता है, पहले नियम से चलता था। पहले लोग नियम बनाते, अंग्रेज, मुगल, चाहे धर्म के नियम से हो, चाहे पिछले विदेशी ताकतों के नियम से हो, तो उस नियम के अनुसार ये गरीब होते गए। लेकिन अब ये हुआ संविधान में नियम, अधिनियम हो गया कि इनको नियम से, अधिकारी नियम से ये अधिकार दिलाएंगे। एक अधिसूचना हो गई कि अधिकारियों सूचना देंगे जातियों में। तो उसमें आया कि 1931 में जब अंग्रेजों को गला काट कर मार रहे थे हमारे लोग, टांग रहे थे, भागो इस देश से, तो अंग्रेजों ने समझौता किया। उन लोगों ने कानून बनाया, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931 में बना। ये शेड्यूल कास्ट, मतलब एक सूची बनाई गई कि ऐसी जातियाँ जो धन में, पैसे में, बुद्धि में, समाज में नीचे हैं, जो उजड़े हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, सबको नौकरी, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित, जो ज़मीन है, इनको 74 टाइप्स की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाएगा। ये 1931 से शुरू हुई, 41 से संविधान बन गया। लेकिन ये जातियाँ जो थीं, जो अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, कानून तो बन गया, लेकिन दुर्भाग्य था, अब धोखेबाज तो धोखेबाज होता है, नीयत जिसकी खराब हो। तो नीति भले बना दे, लेकिन लागू नहीं करेगा। तो देश तो आज़ाद हो गया 1950 में, 47 में, संविधान बन गया 1950 में। वो चीज़ें लागू भी हो गई, जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सूची। लेकिन 31 अगस्त 1952 को हुँ। तब मेरे लोग आंदोलन किए, तब भारत के उस संसद भवन को घेरे चंद्रिका राम निषाद की अगुवाई में, तब वो काला कानून हटा। मतलब देश आज़ादी के बाद भी 5 साल 16 दिन 578 जातियाँ देश की गुलाम रही हैं। 193 जाति उत्तर प्रदेश की पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, हम रोड पर है, साइड पर किनारे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को फिर हम लोग मानवता के आधार पर हुआ, उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हुआ कि भाई कितना दे सकते हैं। तो संविधान में लिखा हुआ है कि इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, तो कोई तो आए। तो पता चला जितने नेता थे, जो भी इनकी आवाज़ उठाता था, मारा जाता था। चाहे फूलन देवी आई, जमुना निषाद आए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, मनोहर लाल, जैसे ये पता चला सिद्धू माझी, ये तिलका माझी हमारे, ये तमाम माझियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन, सब मारे गए। ये जो भी इसमें आ रहा, मारा जा रहा, तो ये हुआ कि पता चला कि अब भगवान राम की तरह सेना बनाना चाहिए। तो जब एक प्रेरणा हमें मिली हाई-फाई की लाइब्रेरी में कि अयोध्या से जब भगवान राम, निषाद राज अपने मित्र से दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उन्हें याद किया और गले लगाया। तो उन्होंने अपनी सेना दे के कहा, हे राम मित्र थे, मित्र हो, भविष्य में भी रहोगे, लेकिन आज आपके अंदर दिव्य शक्ति मैं देख रहा हूँ, आप ही इनका नरसंहार कर सकते हो, ये ले जाओ और सेना लाओ। तो सेना कौन सा लिया? कुल भील सब ही लिया। हैं? गले किससे लगाया? सुग्रीव को। बाली उनके कब्जा किया, उसकी बीवी, उसके धन, उसके राज पर। लेकिन गले की राम चाहते तो रावण को मारने के लिए जो उनके कंधे के अंदर बाली को रखा था, तो बाली को अपने सीने में लेकिन गरीब को गले लगाया। तो पता चला हमें प्रेरणा मिली कि भाई अगर भगवान गरीब को गले लगा के उनके कल्याण के लिए दुख देने वाले को हटा सकते हैं, तो इस जमीन पर रहने वाले जो गरीब, लाचार, बेकार, गाँव में है, भूमिहीन है, सड़क पर है, बेरोजगार हैं, शिक्षा से कोसों दूर है, इन्हें पता ही नहीं है। ये पॉलिटिकली ये लोग अनकॉन्शियसनेस हैं। क्योंकि लिखा हुआ चर्चिल ने जो किताब हम पढ़ने में, चूँकि हम 14 किताबें लिखी हैं, तो किताब लिखने में पढ़ना पड़ता है। पढ़ने में पता चला इतिहास पढ़ गया, वो आ गया चर्चिल ने लिखा
कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इज द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो इसके मतलब इनकी गरीबी के भी समाधान तो राजनीतिक दल से संभव है। अब एक एक ऐसी दल है जो गरीब बना रहे हैं, खाली वोट ले रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उसमें आगे लिखा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई सामाजिक संगठन जो है वो हमेशा मीठा जहर लोकतंत्र में, अगर उसका राजनीतिक दल नहीं है। कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, का असली भगवान वोटर है, उसी से देश की समस्या दूर हो सकती है दुनिया की। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, बट वोटर इज अनकॉन्शियसनेस। ये वोटर बेहोश है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दिमागी नहीं है, विचार ही शुद्ध नहीं, शरीर नहीं है, तो सब शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग स्वस्थ नहीं है, दिमाग स्वस्थ नहीं है तो सोच सही नहीं है, और सोच सही है, विचार सही नहीं है तो सरकार सही नहीं है। तो ये हुआ कि इनके लिए काम किया जाए। तो पॉलिटिकली रूप से हम लोग इसको टीचिंग के हिसाब से करा। और आज 11 विधायक हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में है। हाँ, आज के दिन में एक सांसद हमारे विनोद बिंद दिल्ली में है। मैं खुद एमएलसी हूँ। मैं आज के दिन में हमारे 3 आयोग के मेंबर्स हैं। लगभग निषाद राज किले पर मेरा अचीवमेंट रहा। भगवान 56 फुट की मूर्ति लगवाया, पार्क बनवाया, दुनिया वहाँ ले जाते हैं, मेला लगाते हैं। और इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री के दिलों तक पहुँचाया। और उनको जब मैं उन तक पहुँचाया तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब भी वो जाते हैं तो एक बार मछुआरों के विकास की बात ज़रूर करते हैं। निषाद राज के जब राम का मंदिर बना तो उसमें भी निषाद राज के मूर्ति की स्थापना उनके लिए अतिथि भवन, उनके एक निषाद के घर जाके उनकी दर्द को देखना प्रधानमंत्री। तो आज के दिन में अक्षर से जब प्रधानमंत्री के दिलों तक किसी भी समुदाय की आवाज़ उठ जाए कि देश के आधी आबादी महिलाएं हैं, गरीब, शोषित, वंचित हैं, इनकी दशा अंग्रेजों मुगलों ने कानून बना के उजाड़ा था। ऐसे में इनको फिर से व्यवस्था देनी चाहिए। तो आज राजनीति से इनकी समस्याओं का समाधान संभव है। इसलिए हमने उस राजनीतिक सफर से शुरू किया, आंदोलन किया और सड़क पर आए, और आज के दिन में सदन में इनकी आवाज़ आई। और ये देते देते आज आपके इस माउंट आबू पर आए। और विश्व शांति कल्पना है, ये तभी संभव है जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क में विचार स्वस्थ होंगे, व्यवहार स्वस्थ होगा, तो सरकार भी स्वस्थ होगी। अब सब स्वस्थ सरकार रहेगी तो देश स्वस्थ हो जाए, मतलब अर्थव्यवस्था सही। सर, आपका ब्रह्मा कुमारीज़ यहाँ पहली बार आना। पहली बार आए, इससे पहले लोग हमारे यहाँ मिलते रहे। और अच्छा। गोरखपुर में हमारा जुड़ाव रहा, लखनऊ में रहा, जहाँ भी जाते रहे। तो इससे पहले चूँकि मैं भाई धर्म का प्रचारक रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं लोटस टेम्पल है, तो मैं सभी धर्मों को में क्या सार है, क्या विचार है, धर्म क्या है, पंथ क्या है, विचारधारा क्या है लोगों की। तो ये विचारधारा को आज के दिन में संवैधानिक वैज्ञानिक विचारधारा लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे लोग भाई शरीर को दिमाग चलाता है और दिमाग को माहौल चलाता है। और माहौल को कौन चलाता है? मीडिया। मतलब हमारा कैसा मैसेज होना चाहिए, तो मैसेज के आधार पर हमारे समाज मूवमेंट करता है। तो मैसेज अगर हम शांति की तरफ ले जाते हैं, मैसेज हम अच्छे व्यवहार की तरफ ले जाते हैं, विचार के कर्मों के आधार पर होगा, तो हम कैसा होगा? तो उनको हम अगर अंधविश्वास में रखेंगे, अंधा बना के रखेंगे, तो फिर ऐसे ही लोगों को धंधा चलता रहेगा। करेक्ट। तो इससे हम इसलिए खुश हैं कि लोगों के समाज में एक व्यवहार में बदलाव आया खुद के। क्योंकि भाई व्यक्ति ही अपने में पावरफुल है, हाँ जी। व्यक्ति की शक्ति ही देश की शक्ति है। अब व्यक्ति के मत से देश चलता है। मतलब अब हम जनमत की जरूरत होती है, जनता का मत जहाँ पड़ गया वो सरकार है। तो मत कैसा होगा, मतलब उसके विचार कैसे होंगे? तो जब विचार तभी होंगे जब माहौल सही रहेगा। वो माहौल तब जाएगा रहेगा, ऐसे सेंटर पर रहेगा। आप जैसे राजनीतिक सफ़र में काफ़ी समय से हैं, तो कहीं न कहीं अपने एक मन को कहीं न कहीं ये कभी-कभी कोई चीज़ थॉट परेशान करती है ना, कि कभी हम लोग अपने आप को शांत नहीं रख पाते, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कहीं उनकी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं, उनके अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे संतुलित बना कर रखते हैं? देखिए हमें जो है महापुरुषों के जो संघर्ष हैं वो याद करिए तो अपने आप पता चल जाता है कि इस देश में कौन कौन से लोग कितना संघर्ष किए हैं और किस तीर से उन्होंने एक रास्ता बनाया। चाहे वो ज्योतिबा फूले रही हों, चाहे सावित्री बाई फूले रही हों, बहुत दुनिया में एक नाम कमाए हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू रही हों, चाहे आज अंतरिक्ष में जाने वाले लोग रही हों, सुनीता। तो ये चीज़ हम लोगों को बताता है कि हमें आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकता है तो हमें एक एक अगर हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और किसी बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि हमें देश को में एक बार व्यवस्था सही करनी है, देश की व्यवस्था है। अगर हमारे बड़े लक्ष्य होंगे तो हमारी सोच बड़ी होगी और लक्ष्य के अनुसार हमें सोच बदलने पड़ते हैं, उस विचारधारा।
तो उसके लिए अगर हमारे पास किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें अनुशासित कार्यकर्ता का अनुशासित कार्यकर्ता तभी होगा, वो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होगा, और वो तभी एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है। तो ये तब होगा तब हमारे लोग इर्द-गिर्द एक सोच के लोग रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए तो 10 ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो उसकी सोच से मेल खाता हो। तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है वैचारिक परिवर्तन का, कि आप अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेने की सोच बदलो, एक वैज्ञानिक सोच बदलो। देश, ये शरीर विज्ञान पर आधारित है। ये शरीर जो है, इस शरीर को आज विज्ञान के हवाले करते अगर बीमार हो जाता आदमी तो अगर हम विज्ञान पर आधारित शरीर है तो हमें विज्ञान को पढ़ना चाहिए, और विज्ञान कैसे चलता है उसको हमें जानना पड़ेगा। तो लोगों को विज्ञान को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है, तो हमें संवैधानिक व्यवस्था जो दी गई है उसको मजबूत करने के लिए तो हमारे जो विचार होते हैं वो बदलाव। लोग भगवान भरोसे बैठे हैं, लोग शिक्षा लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भगवान हमें गरीबी खत्म कर देगा। तो ये चीज़ें लोगों के अंदर सोच बदलना, कि हमें खुद बदलना होगा। जब हम खुद बदलाव लेंगे हम ज्ञानवान हो जाएंगे, अपने आप धनवान हो जाएंगे, हम विचारवान हो जाएंगे, तो हम खुद ही बड़े हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि जैसे आपके विचार होंगे, ठीक है? अगर आपके विचार सही होंगे तभी आप समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, ठीक है? तभी आप धनवान बन पाएँगे और तभी आप एक बेहतर समाज बना पाएँगे। ये विचार आने के लिए अब जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में आध्यात्मिकता क्या रोल अहम अपना निभाती है? आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिकता का क्या रोल है इसमें? जैसे सोच जो होती है, हाँ। वो सोच उससे हमें सोच बदलने के लिए या सोच व्यवहार सही करने के लिए, विचार अच्छे लाने के लिए हमें उस सेंटर पर तो जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से एक बार अम्बेडकर जो है एक स्टेशन पर उतरे, और एक भिखारी एक दोने में अपना रोटी सूखी खा रहा था। लेकिन वो अम्बेडकर ने देखा कि दोने में कुछ नहीं था, वो क्यों डूबा रहा था। तो जब उससे सवाल करने आ गए भाई, तब तो रोटी खा गया था, तो लौट के आए, कहाँ पूछा जाए, देखा जाए क्यों दोने में पत्ते में डुबा रहा था रोटी। तो उसने आया, पूछा कि भाई भिखारी रोटी खा रहे थे? हाँ खा रहे थे साहब। तो दोने में बोल रहे थे? कहाँ? तो दोने में तो कुछ था नहीं, हाथ पैर उठा। तो दोने में क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वाइट सूट बूट में रहते थे, बेचारा कमजोर सोच का था। तो उसने कहा साहब, बड़े मार्मिक भाव में कहा कि साहब रोटी सूखी थी, और सूखी थी, गले में बहुत दर्द हो रहा था, और इतना दर्द हो रहा था रोटी नीचे नहीं जा रहे थे। तो मन में सोच रहा था कि दोनों में मिर्च और मसाला है, नमक है, मिर्च है। तो सोचने से मेरे शरीर में लार बन जा रहा था, इसलिए दर्द मेरा थोड़ा सा कम हो जा रहा था। तो इसलिए और कोई गलती नहीं किया। तो अम्बेडकर ने कहा, "अरे यार सोचना ही था, तो घी क्यों नहीं सोचा? सही बात है। मीठी चीज़ क्यों नहीं सोचा, अच्छी चीज़?" कहा, "साहब अभी हम आज आपने घी का नाम लिया है, तो घी जिस दिन खाएँगे उस दिन सोच पाएँगे। जिस दिन मीठा मिल जाएगा खाएँगे तो सोच पाएँ। जो मिलता है नमक मिर्चा उससे सोच सकते हैं। तो जो मिलता है मेरे सामने उसी से सोच बदलता है।" तो आपने समझ में कि सेंटर हमें वो चाहिए कि लोगों को सोच बदला जाए। अध्यात्म का जीवन के विकास में, देश के विकास में, समाज के विकास में अध्यात्म बहुत एक ज़रूरी एक मार्गदर्शक मार्ग है। बुद्ध हुँ। आए दुनिया में 84 देशों में, उन्होंने मार्ग दिखाया कि समता, ममता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। हुँ। आज के दिन में राष्ट्र दिया ना कि हम अपनी बुद्धि से चलें, हम उस रास्ते पर चलें जिससे कि हमारा खुद का विकास हो, और बिना दर्द दिए, बिना किसी को दुःख दिए, बिना किसी को परेशान किए शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए। ये मतलब एक रास्ता ऐसा होना चाहिए, कौन-सा मार्ग होना चाहिए, भई उसमें हमें चलना पड़ेगा ना, कि बुद्धिमान बनना पड़ेगा। फिर हमें वो रास्ता तय करना पड़ेगा, और उस रास्ते पर चलने के लिए लोगों को लाना पड़ेगा, एकता कायम करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं धम्मं शरणं गच्छामि और संयम, कि भई बुद्धिमान हो जाएगा तो वो कि एक कौन-सा रास्ता अच्छा है, कौन-सा ये चुन लेगा, हैं? उसको तो बुद्धिमान पहले बनाना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। बुद्धिमान नहीं रहेगा तो फिर आप हम कितनों बढ़िया रहेंगे, दूसरा कोई बहका लेगा, तीसरा बहका लेगा। जब उसके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान मतलब कलेक्शन द इन्फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज। अगर हम जितनी ज़्यादा उसको जानकारी देंगे, हाँ जी। उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। बिल्कुल। अब बुद्धिमान होने का मतलब होगा सही-गलत का फैसला लेगा। तो ये हमारे दुर्भाग्य भारत का रहा कि बहुत दिनों से शिक्षा की व्यवस्था विदेशी ताकतों में रही है, और जो-जो आया, जैसा पढ़ाया और जैसी जानकारी दी वैसा मान लिया। अब हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग, कि अब भारत सशक्त भारत, विकसित भारत बन रहा, आत्मनिर्भर भारत बन रहा। तो आत्मा
अब आत्मा सही जानकारी लेने के बाद उस तरफ कदम कर रही थी। ये मेरे कहने का मतलब था कि ये चीज़ें तभी संभव है जब हम उसको बुद्धिमान बनाएँ और उसको खुद को तय करने के लिए कौन सही है, कौन-सा रास्ता बताए वो खुद तय कर ले। और जब सही मार्गदर्शन पर चलेगा तो देख के लोग चलेंगे। जी। आदर्श होता है ना, मार्ग एक आदर्श हो, आदर्शपूर्वक मार्ग हो जिस पर चलें। तो आज देखिए ये बड़ा सेंटर है अंतर्राष्ट्रीय, तो लोग दुनिया के लोग देख कर आ रहे हैं ना कि बिल्कुल। अच्छे लोगों की सोच है, अच्छे बोली भाषा है, व्यवहार अच्छा है, सोच अच्छी है। ये देश में विकास में इनका भी दौर, ये जो अशांति है उसमें शांति कैसे लाई जा सके। तो ये एक मतलब एक लोगों को खुद पर चलने के लिए प्रेरित करा। इस रास्ते पे चलने से तो हम अपने नहीं सबको सुखी बना जी, सकते हैं। जी। इस रास्ते पर चलने तो सभी समृद्धि, तो किसी भी मानव को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि, ये 3 उसके मानवीय अधिकार हैं। तो सम्मान तो तभी मिलेगा जब उस तरह की सोच होगी। तो सोच हमारे भारत की थी ना, सबको दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम गले लगाने की। भगवान राम गए निषाद राज ने गले लगाया, अपना कहा राज ले लीजिए, जाने की ज़रूरत नहीं है। हे सेना लीजिए, दूध देने वाले को खत्म। जब राम आए तो कहा नहीं, अरे यार मैं तो जंगल में तीर धनुष चला। राम को एक बार बताओ सोच क्या होती है? कैसी सोच होती है एकता मित्रता की? कि राम के सभी शिकार कर लेते थे। तो उन्होंने कहा, पिताजी दशरथ से कहा कि भाई हम कब जीतेंगे, कब सीखेंगे? शिकार कर लेते लोग, क्योंकि उस समय होता था। तो उन्होंने एक आदेश राजा आज्ञा जारी कर दी, तो इनका शिकार करेगा वो मृत्युदंड दिया जाएगा। अब सब डर गए। अब गए तो उसी दिन दुर्भाग्य से एक शेर इनके ऊपर छलांग दौड़ते हुए निशाना बनाए कि अब राम के ऊपर ही अटैक करेंगे, खा लेगा। शेर का प्रवृत्ति है कि मारना, खाना। तो सब तो डर के मारे अब शेर को मारे कैसे, मैं मार दिया जाऊँगा। लेकिन निषाद राज के अंदर एक आया कि अरे यार मित्र ही नहीं रहेगा तो हमें धरती पर रहने से क्या फ़ायदा होगा? हैं? पहले अपना धर्म निभाते हैं, मित्र धर्म फिर राजधर्म निभाएँगे। राजा का धर्म अलग है, मेरा मैं भी आत्मा, हमारी आत्मा है कि मित्रता हमारी आत्मा से होनी चाहिए। तो मित्र धर्म सबसे सर्वोपरि है। तो निषाद राज ने कहा पहले शेर अपने मित्र का जान बचाते हैं, फिर मित्र दंड लेने वाला। और मारा, शेर घायल हो गया, अब राम बच गए। तो शाम को पेशी हो गई, क्या हो गया? तुम्हें भय नहीं ना? अरे मेरा धर्म था मित्र धर्म, हमारी सोच है, हमारी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। आपकी अपनी सोच है मित्र दंड बनाने की, मेरी सोच थी कि मित्र को मित्र मित्र है, मित्र दुनिया में हमेशा थोड़ी प्रेम जो है, प्रेम सबसे दुनिया में बड़ा चीज़ होता है। तो अगर प्रेम है मित्र से, तो प्रेम बड़ा है ना, उसके रास्ते बहुत लोग भी चलने लगे। करेक्ट। एक सोच के जब एक सोच के कई लोग हो जाते हैं तो संघ बन जाता है। हाँ, और लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं तो संगठन आ जाता है। बिल्कुल। तो जैसे आपके यहाँ है, एक सोच है आपके ब्रह्मा कुमारी की, वही लोगों के आत्मा सही होनी चाहिए, एक रास्ते पर प्रेम सद्भाव ये होना चाहिए, और लोगों की मानवता ऊपर होना चाहिए, दुनिया में शांति आनी चाहिए, हर एक दूसरे लोग तालमेल मिला के रहें। और एक जो समानता है उस असमानता में, जी। और समानता क्या थी? पहले पुरुष का एकाधिकार था, महिलाएँ नीचे थी, लेकिन ये एक ऐसा ये केंद्र है कि उसको समान करने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया थोड़ा। पूरी दुनिया में राइट। कि नहीं, हम जब तक हम नहीं आगे आएँगे तो हमारे लिए कौन काम करेगा? तो इसको कहते हैं ना एक सोच विकसित। तो एक सोच के जो इकट्ठे हो जाते हैं संघ, और जब उनको ज़िम्मेदारी ले लेते हैं तो जी। उसका नाम संगठन है, और उसमें शक्ति बहुत होती है, और शक्ति की दुनिया में पूजा हुई है। शक्ति से ही परिवर्तन होता है, शक्ति से, अगर अच्छी शक्ति वैचारिक शक्ति है तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब जहाँ जिस समाज से बदलाव होना, सारा कुछ वहीं से पैदा होना है, तो उसी समाज को सही कर लिया जाए। तो समाज की सोच बदलनी, समाज को सही शिक्षा देना, सही दिशा देना, उसकी दृष्टि बदलनी, उनमें एकता कायम करना, शांति कायम करना, जी। ये दुनिया में की पहली प्राथमिकता। जब तक ये नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। जी, जी, जी। और सर आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। आपने अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाई आपको। तो सर के विचारों और अनुभवों से हमें यह सीख मिली है कि सच्ची सेवा वही है, जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। माइंडफुल मोमेंट्स का उद्देश्य भी यही है कि हम ऐसे नेताओं से प्रेरणा लें, जो जागरूकता, करुणा और कर्म से समाज में बदलाव लाते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए अतिथि और नई प्रेरणा के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, ओम शांति।